हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ अपनी ज्योग्राफी की क्लास में आप लोग और आगे बढ़ चुके होंगे। आप लोगों को जो जो चीज़ें से पढ़ाई गई हैं समझ में आती गई होंगी और आप लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए अपनी तैयारी और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद कर सकती हूँ, मुझे इतना लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बड़ी शिद्दत से पढ़ाने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, तो चलिए आज की हम अपनी ज्योग्राफी की क्लास में अपने सिलेबस को और आगे बढ़ाते हुए भारत की मृदाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका सेकेंड यूनिट से और थर्ड यूनिट जो आपकी मेंस की है उससे रिलेटेड है। ठीक है, एमपीपीएससी में यहाँ से हर बार हर साल क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली। और ऐसा है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हुआ है और क्वेश्चन तो हर साल आए हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मृदा क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो बड़ा ही आसान टॉपिक है। टॉपिक की खूबसूरती है कि बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बहुत जनरलाइज इसको आपको पता के बारे में सब पता होता है। ठीक है, लेकिन नंबर कहाँ से मिलते हैं मैं आपको वो बता दूंगी कि नंबर खींचना कैसे है। ठीक है, क्योंकि जनरलाइज टॉपिक में नंबर भी जनरलाइज ही मिलते हैं। आपको क्या करना है, इस जनरलाइज टॉपिक में से अच्छे नंबर लेने, पहली बात। दूसरी बात ये आती है क्वेश्चन किस किस तरीके के आए हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, 3 मार्कर में से कोई सी भी मृदा से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि लेटेराइट मृदा से एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मृदा अपर्दन क्या होता है, रेंगती हुई मृत्यु क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर मृदा अपर्दन अवनालिका अपर्दन से एक बार क्वेश्चन बना था, रिले अपर्दन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स में मृदा के गुण पूछे जा सकते हैं। फिर ठीक है, और भारत की मृदाओं की समस्या पूछी जा सकती है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इस तरीके से आप पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका, यहां से क्वेश्चन बना है सॉइल प्रोफाइल से 5 मार्क्स में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, मृदा का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, आईसीएआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, वहां उसने कितने भागों में मृदा को विभाजित किया है वो पूछा जा सकता है, या मृदा निम्नीकरण क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आजकल एक नया ट्रेंड आया है, जो सदगुरु हैं साउथ में, उनने एक रैली जैसी निकाली थी, मिट्टी बचाओ आंदोलन के रूप में वो काफी फेमस हुआ। मरुस्थलीकरण के लिए, मरुस्थलीकरण रोकने हेतु अभी एक अभियान चलाया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो मृदा के विकास के लिए या मृदा की गुणवत्ता को रोकने के लिए, मतलब गुणवत्ता बचाने के लिए, या ओवरऑल मृदा के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालिएगा, आपको मालूम चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इसका मतलब ये है हाँ, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन कोई विरले अलग से उठ के नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन उन्हीं में से छांट छांट के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं भारत की मृदाओं के बारे में, कैसे बनती है, कैसे चीजें होती हैं, देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम सामान्य परिचय की इसकी बात करें, मृदा जो है वो पृथ्वी की या भूपर पट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। कैसी परत होती है? ऊपरी परत होती है। ठीक है, ऐसी परत होती है मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत का कार्य करती है, पौधों की वृद्धि के लिए। अब भाई मिट्टी होगी तभी तो पौधे बढ़ेंगे ना। अब बोलो ना मैडम अब तो वो पानी में कृषि होने लगी है, एक्वापोनिक कृषि होने लगी है, ये नया ट्रेंड है। लेकिन आप देखेंगे पानी में बहुत आप बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं उगा सकते, बहुत छोटे छोटे ही आप उगा पाते हैं। ठीक है, जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व देती है, जल एवं खनिज लवण प्रदान करती है। आप पेड़ पौधों के ऊपर ऊपर से कितने भी पानी छिड़क लो, वो काम नहीं आएगा। उनको काम क्या आएगा? जो पानी उन्हें जड़ों से मिलेगा। ठीक है, तो जड़ें क्या कर रही हैं? जड़ें या ओवरऑल हमारी मिट्टी पोषक तत्व प्रदान कर रही है, जल प्रदान कर रही है और खनिज लवण प्रदान कर रही है। ठीक है, जैसे आपकी वृद्धि के लिए कई सारे पोषक तत्व चाहिए, आपको सोडियम चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, है ना,
आपको अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसी प्रकार पौधों की वृद्धि के लिए भी जो पोषक तत्व जरूरी होते हैं वो पोषक तत्व इसे मृदा उपलब्ध कराती। ठीक है। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज कणों तथा जीवांश का एक मिश्रण होती है। क्या क्या होते हैं इसमें? खनिज हो सकते हैं और जीवांश मतलब जीव जंतुओं के अवशेष हो सकते हैं, जो लाखों वर्षों में निर्मित होते हैं। ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इन चीजों को निर्मित होने के लिए। बिल्कुल बात सही है। आपको मालूम होगा करीबन करीबन 1000 सालों में मृदा की एक शायद 1000 या 100 सालों का एक उसमें फिगर है कि मृदा की 1 सेंटीमीटर परत बनने में कई साल लगते हैं। इतनी सी मृदा बनने में कई साल लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि जब ये बहुत बड़ा पहाड़ है ना, मृदा बनी पहाड़ों से ही है। ठीक है, इसमें पहाड़ टूटेंगे, फिर इनमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर टुकड़े एक साथ दूसरे स्थान तक जाएंगे, और जाएंगे तो बड़े बड़े टुकड़े जा रहे हैं अभी तो। जब ये टुकड़े इतने से लेके इतने 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 बिल्कुल माइन्यूट कण तक हो जाता है, तब वो मृदा बनती है। और तब जब ये बहुत सारी मृदा संगठित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तब उसे आप मृदा कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर परत बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ध्यान रखना, जिस मिट्टी को आप इतनी आसानी से खराब कर देते हैं खेत जलाकर या किसी भी तरीके से, उस मिट्टी को बनने में सालों लगे थे, सालों। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपने कितना संरक्षण करना है। ठीक, मिट्टी की कई परतें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत में छोटी मिट्टी के कण होते हैं। कैसी कण होते हैं? ऊपर छोटी मिट्टी के कण होते हैं, सड़े गले पेड़ पौधों जीवों के अवशेष होते हैं। ठीक है, यही वह परत होती है जिसमें फसलों की पैदावार की जाती है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत जिसमें बारीक कण होते हैं, जीवांश होते हैं, उसमें ही क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। इस तरह मृदा शैलों मतलब चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय मतलब टूटना, विघटन, विघटन अपक्षय मतलब वही दरार आना, टूटना, विघटन मतलब भी टूटना, से उत्पन्न भूपदार्थों, मलबा एवं विविध जैव सामग्रियों का सम्मिश्रण होती है। किसका होती है सम्मिश्रण? भूपदार्थ हो सकते हैं, भूपदार्थ मतलब टुकड़े हो गए, पत्थर हो गए, भूमि का कोई भी पदार्थ, मलबा हो सकता है, और विभिन्न जैव सामग्रियां हो सकती हैं, जो कि पृथ्वी की सतह पर ही क्या हुई थी? विकसित हुई। ठीक है, चलो देखो मृदा में क्या क्या मिलता है। देखो मृदा के संगठन कैसा रहता है? ह्यूमस, ह्यूमस मतलब जो जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष, गोबर है ना, पत्ती वत्ती, ये सब। कार्बनिक पदार्थ, अब देखो आपको मालूम है आपके शरीर भी कार्बन से मिलके बना है, तो हर जीव में क्या होता है? कार्बन होता है ना। तो हर जीव में जब कार्बन होता है तो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं मिट्टी में? लगभग 5 से 10%। और ये 5 से 10% भी बहुत सफिशियंट होते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखें खनिज पदार्थ कितने होते हैं? लगभग 40 से आपके 45% क्या होते हैं? खनिज होते हैं। मृदा में जल कितना होता है? लगभग 25% इस मिट्टी में जल होता है। ठीक है, मृदा में वायु कितनी होती है? लगभग 25%। आप बोलोगे मैम ये तो पूरा हो गया, 25 ये देखो हो गया 100। मृदा जीव और मृदा अभिक्रिया, छोटे छोटे माइक्रो, बिल्कुल माइक्रो हम बात करें, जीवाणु कह सकते हैं, कीटाणु कह सकते हैं, है ना, और से केचुए, है ना, चींटी, ये सब मृदा के जीवों में आ जाती है। ठीक है, इनका कोई ऐसा, इनका बिल्कुल कोई डिफाइंड परसेंटेज नहीं है, क्योंकि अलग अलग मिट्टी में इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको, खनिज सबसे ज्यादा 40 से 50, आपके 40 से 45%, 5 से 10% आपका ह्यूमस मिल जाएगा, जल और वायु लगभग समान मिल जाएगा। ठीक है, पहली परत आपकी हो गई बढ़िया बारीक वाली। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड परत जो है, वो है दूसरी परत, जो कि महीन कण, महीन कण मिलेंगे, चिकनी मिट्टी की होती। ठीक है, जिसके नीचे विखंडित चट्टाने एवं मिट्टी का मिश्रण होता है। ठीक है, पहली परत बहुत बारीक थी, नीचे और क्या मिली? अब थोड़ी चिकनी मिट्टी की परत मिली, जिसके नीचे विखंडित चट्टाने मिली। कैसी चट्टाने? विखंडित टूटी टूटी चट्टाने मिली। ठीक है, इसके नीचे विखंडित सख्त चट्टाने होती हैं, एकदम कड़क चट्टाने होती हैं सेकेंड परत के नीचे। यह कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर तक की हो सकती है।
ठीक है। आगे देखें, पौधों की वृद्धि सामान्यतः कितना पीएच होना चाहिए मिट्टी का? 6 से 7 पीएच वैल्यू होना चाहिए। पीएच वैल्यू किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता का मापन करती है। उसकी प्रकृति कैसी है, वो अम्लीय है या क्षारीय है। 7 से नीचे वाले अम्लीय, 7 से ऊपर वाले क्षारीय। हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? ना ज्यादा अम्लीय हो ना ज्यादा क्षारीय हो। तो 6 से लेकर 7 पीएच तक की हमारी इसकी वृद्धि मतलब पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। इसी पीएच मान के मध्य पौधे अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। पौधों में प्रजनन हो, पौधों में उत्सर्जन हो, पौधों का हम बात करें तो श्वसन हो, सभी चीजें इसके अंतर्गत करी जाएंगी। अधिक अम्लीय मिट्टी और अधिक क्षारीय मिट्टी जो होती है वो पौधों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है। अब देखो, ह्यूमस, खनिज तत्व, जल, वायु, मृदा के मुख्य घटक होते हैं। हमने अनुपात देख लिया है ना, कितना क्या क्या। नेक्स्ट हम बात पढ़ रहे हैं सॉइल प्रोफाइल की मिट्टी को कैसे बांटा जाता है। चलो देखो देखो, मृदा में कई क्या होते हैं? संस्तर होते हैं। संस्तर मतलब अलग अलग इसके परत में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं मिट्टी में, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप भूमि को ऐसे लंबवत काट दोगे, है ना, तो आपको क्या दिखेगा? जैसे मान लो आप जिस भी चीज के भी सामने बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने उसको ऐसे लंबा काट दिया, लंबे में, ऐसे आड़े में नहीं काटा, लंबे में काट दिया, तो आपको उसके अंदर की सब चीजें दिख जाएंगी कि नहीं? जैसे मान लीजिए अगर आप सेल फोन है आपका, आप सेल फोन से अगर पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, आप उससे जरा उसकी एक परत निकाल दो तो अंदर का पूरा सिस्टम दिख जाएगा, कितनी चिप है, कैसे क्या बना है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक। उसी प्रकार आपने जब भूमि को आप लंबवत काट दोगे तो उसके अंदर की लंबवत काट का आपको ईच एंड एवरीथिंग आप उसको पूरा क्लासिफिकेशन उनका देख पाओगे। ठीक है। तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? क्वेश्चन आया हुआ है। मृदा परिच्छेदिका कई मृदा संस्तर सॉइल हॉरिजॉन्स से मिलकर बना है। ठीक है, सॉइल हॉरिजॉन से मिलकर बना है और प्रत्येक संस्तर अपने भौतिक और रासायनिक संगठन, भौतिक मतलब कैसा दिख रहा है, और रासायनिक संगठन मतलब इसमें कैसा बना हुआ है ये, है ना, संगठन जैविक पदार्थों तथा मृदा संरचना में एक दूसरे से भिन्न होता है। इनके भौतिक गुण अलग होंगे, अलग अलग दिखेंगे, रासायनिक गुण अलग हो सकते हैं, ठीक है, जैविक संगठन अलग हो सकता है, इसके बाद इनकी संरचना भी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, भूपर पट्टी या जो मृदा है उसकी लंबवत काट को ही आप क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, जिसमें अलग अलग संस्तर पर अलग अलग उनके गुण पाए जाते हैं। ठीक, पहला संस्तर आता है ओ संस्तर। ध्यान रखना, लोग इस संस्तर को भूल जाते हैं। सबसे ऊपरी संस्तर आएगा ओ संस्तर। ठीक है, जमीनी स्तर पर ह्यूमस मिलेगा, जैविक सामग्री इसमें मिलेगी कि भाई पेड़ थे, पेड़ों की पत्तियां गिर गई, छोटे छोटे जीव जंतु यहाँ पे मिल गए। सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा आ गया? ओ संस्तर। ठीक है, देखिए ओ संस्तर में, ओ संस्तर जो होता है वो अधिक वो ऐसा है, कुछ मृदाओं में तो विकसित होता है, लेकिन अधिकांश मृदाओं में ओ संस्तर, अधिकांश तो नहीं कहूंगी, कुछ मृदाओं में ओ संस्तर नहीं भी पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? अब हम बात करें रेगिस्तान की मरुस्थलीय मिट्टी की, वहां पे कैसे ह्यूमस होगा? पेड़ पौधे ही नहीं है तो ह्यूमस कहाँ से आ जाएगा? समझ रहे हो? तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें, मिल सकता है ना। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग संस्तर विकसित, तब सारे संस्तर विकसित होते हैं, लेकिन वो संस्तर जो ह्यूमस वाला है वो सभी मिट्टियों में पूर्णतः विकसित नहीं होता। ठीक है, आगे देखें, ए संस्तर की बात करें, स्तर या संस्तर, है ना। देखें, ए मृदा जो ऊपरी मृदा होती है उसी को हम कहते हैं ऊपरी मृदा, ए संस्तर को ऊपरी मृदा कहते हैं। इसके बाद आमतौर पर काले रंग की एवं कार्बनिक पदार्थों से क्या होती है? समृद्ध होती है। यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ मिल जाएंगे और अलग अलग रंग के होगी, यार जैसा मिट्टी का रंग होगा वैसा वो दिखता है। ठीक है, इस स्तर को निक्षालन का क्षेत्र कहते हैं। निक्षालन मतलब जब किसी लेयर में से जो पोषक तत्व हैं वो निक्षालित हो जाएं, नीचे चले जाएं, उसे हम कहते हैं निक्षालन। ठीक
ठीक है, तो इसे निक्षालन का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर से तो चीजें नीचे जाएंगी ना, तो क्या हो गया, निक्षालन का क्षेत्र कह दिया। खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ के साथ साथ यहाँ पे खनिज भी मिलते हैं और आपको जैविक पदार्थ भी देखने को मिलेंगे, दोनों साथ साथ मिलते हैं। आगे हम देखें, पौधों की अधिकांश जड़ें इसी भाग में होती हैं, ठीक है। पहले तो ये कह रही है बाकी जड़ें इधर तक आएंगी, तो आपका ए संस्तर में आपको क्या देखने को मिलेंगी, जड़ें देखने को, ठीक है। आगे देखें, संस्तर बी देखें, भूमि के नीचे की मृदा होती है, चिकनी मिट्टी और गाद वाला होता है, ए के नीचे आता है, ठीक है, और चिकनी मिट्टी और गाद के स्वरूप में ये आपको देखने को मिलेगा। आगे देखें, इस स्तर को जल संचयन का क्षेत्र कहते हैं। चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी क्या करेगी, पानी को रोकेगी, है ना, तो इसे काय का क्षेत्र कहते हैं, जल संचलन का क्षेत्र कहते हैं। साथ ही यह स्तर अपने से ऊपरी स्तर के सभी निक्षालित खनिजों को संग्रहित कर लेता है। जल का धारण करा और ऊपर से जितने भी पदार्थ नीचे आए थे उनको क्या कर लेगा, संग्रहित कर लेगा, ठीक है। मतलब इस वाले संस्तर में क्या मिल जाएंगे आपको, कई सारे पदार्थ, खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे। यह स्तर घुलनशील खनिज जैसे कैल्सिलाइट से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब इस संस्तर में क्या मिलेंगे आपको, कोई सारे खनिज भी मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, देखें, इस प्रकार इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, ठीक है, और जैविक मिश्रण क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, ठीक है। मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब मिलता है, ठीक है। अलग अलग पोषक तत्व का काम अलग अलग होता है, देखेंगे हम उनको। तो आपने ये देख लिया, बी संस्तर चिकनी मिट्टी गाद का क्षेत्र था, यहाँ पर जल संग्रहण हो रहा था, ऊपर के निक्षालित पदार्थ भी यहाँ पर जमा होते गए थे, ठीक है। आगे देखें, संस्तर सी जो है, ऋतु क्षरित खराब चट्टान होती हैं, ये चट्टान मृदा परिच्छेदिका के नीचे स्थित होती हैं। ऋतु क्षरित जो क्षरण से एक होके आई थी ना, वो चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखें इसमें, सबसे पहले ओ संस्तर, फिर ए संस्तर, फिर बी संस्तर, बी संस्तर में चिकनी मिट्टी और ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा। सी संस्तर क्या है, आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टान है, मतलब बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे, छोटी छोटी सी मृदा भी मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो डी संस्तर आता है वो अपरिवर्तित मूल चट्टानें थी, मतलब जिन चट्टानों से ये मिट्टी बनी थी वो बड़ी बड़ी चट्टानें आपको नीचे देखने को मिलेंगी। तो जब आप बोर करवाते हो ना, तो आप इधर तक चले जाते हो, है ना। जब हम नींव भी डालते हैं मकान की, तो हम तब तक खोदते हैं जब तक कि कठोर चट्टानें नहीं मिल जाती। कठोर चट्टानें नहीं मिल जाती मतलब आपको ये वाला संस्तर प्राप्त नहीं हो जाता, डी संस्तर, ठीक है। क्लियर हो गया, ओ ए बी सी डी, ओके। चलिए जी, तो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मृदा के वर्गीकरण की, ठीक है। ये आपका मृदा वाला टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद अपन जलवायु पढ़ेंगे, मृदा के बाद अपन पढ़ेंगे जलवायु। आपके इंडियन ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है मृदा, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से करना, और मुझे लगता है एक बार की रीडिंग में, एक बार के पढ़ने पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वर्गीकरण देखें, भारत विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, हमें भैया बहुत अच्छे से मालूम है। भारत में अलग अलग प्रकार के वन, अलग मिट्टी, बहुत सब कुछ अलग अलग सा है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो चलें देखें, एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिट्टियां पाई जाती है, वनस्पति भी बिल्कुल अलग अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ की मिट्टी के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का कारण क्या है, क्यों अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, क्योंकि सब जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। उच्चावच, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ये उच्चावच मतलब इनकी ऊंचाई के आधार पर, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, कहीं डेल्टा, है ना। और पर्वत भी सब अलग अलग प्रकार के हैं, कोई पर्वत नया बना है, कोई बहुत पुराना है। तो अलग अलग प्रकार के उच्चावच होने के कारण तापमान में अलग अलग भिन्नता है। ऊपर लेह लद्दाख में सूखा पड़ा है लेकिन ठंडा है,
उत्तराखंड में बहुत बारिश, राजस्थान सूखा पड़ा है, पश्चिम बंगाल सफिशिएंट बारिश, मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश, असम में बहुत ज्यादा बाढ़। समझ रहे हो कितना कितना डिफरेंस है आपके हर चीज में। अलग अलग तापमान हो गया, ठीक है, वर्षा भी अलग अलग। आर्द्रता, आर्द्रता जैसे जो जलवायवी कारक, देखो जलवायवी मतलब वो कारक जो जल और वायु से सीधे सीधे संबद्ध होते। तो वनस्पति, उच्चावच, तापमान, इसके बाद हम बात करें वर्षा, आर्द्रता जैसे कई अवशिष्ट जो हमारे जलवायवी तत्व हैं उनमें भिन्नता होने के कारण मिट्टी में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की वैरायटीज मिलती हैं, ठीक है। मिट्टी में पौधों एवं जंतुओं निरंतर सक्रिय रहते हैं। पौधे एवं जंतु बिल्कुल सक्रिय रहेंगे, जंतु तो बिल्कुल चलते ही रहते हैं उसमें, जिससे मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है, बिल्कुल ठीक। इसलिए मिट्टी को गतिशील कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का प्राकृतिक समुच्चय भी कहते हैं, कि ये वो मिट्टी वो चीज है जिसमें गतिशील कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेंगे और खनिज पदार्थ देखने को, और इनका प्राकृतिक समुच्चय मिट्टी बनाई थोड़ी ना जाती है, खुद बनती है। तो प्राकृतिक समुच्चय होता है किस किस का, गतिशील कार्बनिक पदार्थों का और खनिज पदार्थों, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए देखिए, एक आईसीएआर है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ये भारत में कृषि से संबंधित विकास हेतु उत्तरदायी संस्था है, जो कि कृषि में अनुसंधान का काम भी करती है, ठीक है। इन्होंने 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था, तब इन्होंने मृदा का क्लासिफिकेशन किया कि भाई भारत की मृदाएं हैं, उन्हें आप 8 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 8 प्रकार में बांट सकते हैं। वहीं क्लास 10th की एनसीईआरटी में भारतीय मृदाओं को 6 भागों में बांटा बताया है। लेकिन आप भारतीय मृदा को 8 भागों में अगर लिख रहे हैं तो ऊपर लिखना आईसीएआर के अनुसार। किसके अनुसार? आईसीएआर के अनुसार 8 भागों में है, और इन जनरल आपके 6 भागों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप, मुझे लगता है आप 8 याद कीजिए आईसीएआर के अनुसार वाला, ठीक। चलो सुने, भारत में मृदा की उत्पत्ति और भौगोलिक विस्तार के आधार पर, आप देखो इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है कि भाई आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है मिट्टी की, मतलब अलग अलग चट्टानों से अलग अलग उत्पत्ति हुई होगी, और भौगोलिक विस्तार की भाई कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी है, इसके क्षेत्रफल के आधार पर, भौगोलिक विस्तार के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। आगे हम देखें, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला एक कारक ये भी है कि उच्चावच तो है ही, जनक सामग्री मतलब मिट्टी किस प्रकार से बनी है, किस प्रकार से बनी है, ये भी उसके जो गुणों में विभिन्नता पैदा करेगी। जलवायु हो गई, वनस्पति और समय, भाई साहब समय कितना लगा है किस मिट्टी को बनने में, जो मिट्टी पुरानी है वो ज्यादा परिपक्व होगी, ठीक है, ओके। मानवीय क्रियाएं भी क्या करती हैं, मृदा को प्रभावित करती हैं, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा मृदा में क्या कर दिया, चूना मिला दिया, बहुत ज्यादा उर्वरक डाल दिए, ठीक है। इसके बाद आपने मिट्टी में क्या किया भैया, बहुत ज्यादा आप उसका, आपने बार बार झूम कृषि कर ली, बार बार आप जला देते हो जमीन को, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, मिट्टी की अलग अलग, उसके अलग अलग गुण डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलें। देखिए, 2 समूह में बांटा गया। पहला था वृहद समूह, मतलब वो मिट्टी जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, वृहद समूह है, ठीक है। पहली मिट्टी आती है वृहद समूह में जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी है लाल पीली मिट्टी, तीसरी है काली मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी।
ये 4 मिट्टी ज्यादा मात्रा में मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, हम छोटे समूह देखें जिनकी मात्रा कम है। पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी और पीट या जैविक मृदा। ठीक है, तो बड़ी चार चार हो गई। नीचे देखें, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लवणीय मिट्टी और पीट एवं जैविक। ठीक है, चलो जी। चलिए, अब पहली मिट्टी अब हम जो देख रहे हैं, पहली मिट्टी हम जो देख रहे हैं वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। देखो, जलोढ़ मिट्टी का कहने से मतलब ये है ऐसी मिट्टी जिसे जल ओढ़ के लाया है। ठीक है, जल, अब जल कैसे ओढ़ के लेके आएगा? जल ओढ़ के नहीं ला रहा है। जो नदियां आ रही हैं, हिमालयन नदियां कह दें या प्रायद्वीपीय, हाँ जी, अब प्रायद्वीपीय नदियां कह दें, तो वो मिट्टी जो ये नदियां ओढ़ के लाई हैं, नदियां द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई गई है, उन्हें हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। मैंने आपको बता दिया, अब चलो देखें इसको। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के, तो अवसाद लेके आई हैं ये मिट्टी पर्वतों से निकल के, अवसादों के निक्षेपण से, मतलब जब वो अवसाद जमते जाते या सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए। देखो, जल लेके आ रहा है, वो सागर लेके आए कि कुछ नदी लेके, क्या हो जाए? या तो नदियां बहाकर ला ले आए आपके, या करे क्या करे, सागर जो है पीछे पीछे हट गया, लेके आया था वो यहीं छोड़ गया। ये मिट्टी भी छोड़े गए गाद से बनी है। आपने देखा होगा बाढ़ जब आती है, चिकनी आ जाती, यही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। और वो जो आपका ऊपर से बहा के लाई है आपके, क्या होंगे आपके जल, देखें, कांप मृदा या कछारी, नदियों का कछार होता है ना, नदियों के कारण इसको कांप कछार जलो। आगे हम देखें, भारत के उत्तरी मैदान में हमारा गंगा यमुना का मैदान, जलोढ़ मिट्टी का देखें का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत की नदी बेसिन तराई भाग में भी पाई जाती है। तटीय मैदान भी घाट और पश्चिमी घाटों से हमारी नदियां, थोड़ा बहुत हमारे जो है, इस मिट्टी का जो विस्तार है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,267 में से 15 लाख वर्ग जलोढ़ मिट्टी। उत्तर का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, इसी के साथ साथ यूपी, बिहार, असम, इसका इसमें सब में जलोढ़। देखें, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसाद, वो स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। अवसादों के निक्षेपण से इस मृदा का विकास होने के कारण इससे विभिन्न स्रोतों से क्या हुआ है, अवसाद जो प्राप्त हुए हैं। निक्षेपण मतलब जमा, निक्षालन मतलब नीचे जाना। तो निक्षेपण से इस मृदा का विकास होने के कारण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें खनिज की विविधता भी अधिक होती है। तो जैसे स्रोत से आएगी वहां उस पर वैसे खनिज मिलेंगे।
है ना। कृषि के लिए अत्यधिक क्या होती है, उपयोग। कृषि में भी क्या चाहिए, खनिज पदार्थ। इस प्रकार की मृदा पर प्रायः गहन कृषि करते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा कृषि की जाती है, गहन के ज्यादा कृषि, समझ गए। इसलिए तो यूपी, बिहार और आपका पंजाब में अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, गेहूं, गन्ना, चावल, सोयाबीन, इसलिए यहाँ पर किए जाते। आगे हम देखें, इसमें पोटाश अधिक मात्रा में होता है। क्या, पोटाश। पोटाश सबसे ज्यादा इसमें मात्रा में होगा जलोढ़ मिट्टी में, एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती, चूने की क्या मिलेगी, पर्याप्त मात्रा मिलेगी। जबकि क्या होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्यों नहीं मिल पाया, भाई साहब बहा के लाई गई है ना ये तो ऊपरी परत, तो ऊपरी परत जब बिल्कुल सेटल होगी तब तो मिलेगी, ऊपरी परत कैसे इसमें ह्यूमस होगा। नाइट्रोजन भी नहीं होता है और फास्फोरस भी नहीं होता, ठीक है, ओके। आगे हम देखें, जलोढ़ मृदा गठन में बलुई दोमट मिट्टी से चिकनी मिट्टी, बलुई मतलब बालू युक्त, दोमट मिट्टी से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती, ठीक है। देखो मृत्तिका मतलब एकदम फाइन, बिल्कुल बिल्कुल चिकना वाला, है ना। एक बलुई, देखो दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो बलुई से मतलब ऐसे बालू भी मिल सकती है, चिकनी मिट्टी भी मिल सकती है, मतलब एकदम बारीक मृत्तिका युक्त भी मिल सकती है, ठीक है। तो दोनों तरीके के, इन दोनों के बीच में क्या होती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये कर लें, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मृदा के पोषक तत्वों के बारे में, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई इस मिट्टी में ये पोषक तत्व मिल रहा है, इस मिट्टी, ठीक है। चलो, देखो, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी जो होती है, उसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तुमने कभी देखा है रेत बहुत ज्यादा पानी सोख पाए, नहीं सोख पाता। देखो पानी वो सोख पाएगा जिसके कण पास पास होंगे, पानी उसमें लॉक हो जाएगा। रेत में कभी बालू में पानी सोखते हुए देखा है, नहीं देखा होगा, पूरा पानी निकल जाता है ना। पूरा पानी निकल जाता है, क्यों, क्योंकि सोखेगा कौन, पूरे में छेद छेद तो है, निकल गया पानी, समझ रहे हो। तो बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में रवे होते हैं, रवेदार होती है। जबकि चिकनी जलोढ़ जो मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी मतलब बारीक बारीक इसमें क्या होंगे, कण होंगे, तो पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा, है ना, पानी फंस जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, क्लियर, आगे देखें। देखें, सतलज यमुना का जो मैदान है, सतलज यमुना का जो मैदान है ना, पंजाब हरियाणा ऊपरी गंगा का मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहते हैं, ये पाई जाती है। क्या कहते हैं, बांगर। पढ़ा मैं रही हूँ, मिट्टी, सर दुख रहा है मेरा, चलिए। तो हम जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे थे। जलोढ़ मिट्टी में गंगा यमुना का मैदान हो गया, सतलज यमुना का मैदान, पंजाब हरियाणा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहते हैं, ये पाई जाती है, ठीक है। बताऊंगी बांगर खादर क्या होते हैं, बता रही हूँ। मध्य और निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण हो जाता है और नई मिट्टी जो बाढ़ की थी वो आ जाती है, इसलिए इसे कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर। क्या कहते हैं, खादर, ठीक है। गंगा के मैदानी भागों में इसकी जो गहराई है वो करीबन 2 मीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, बांगर मिट्टी, ठीक है। चलिए, इस मिट्टी में उत्पादित क्या किया जाता है, गेहूं, गन्ना, यूपी बिहार फेमस है गन्ना और इसके लिए, गेहूं के लिए, जौ, दालें,
तिलहन, सभी प्रकार के तिलहन जैसे मूंगफली हो गई, आपका सोयाबीन हो गया, तिल हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट की फसलें उगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जूट की फसलें, पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादित किया जाता है, बांग्लादेश में जूट उत्पादित किया जाता है, ठीक है। इसको चाहिए अच्छा खासा पानी और नमी वाला क्षेत्र, ठीक है। इस मृदा में सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता भैया? तो बार बार बह के आ रही है ना, तो बह के आ रही है तो जो बड़ी बड़ी चट वो जहां से बना था वहां से तो बह गई ना मिट्टी, तो ये वहां पे आपको इसमें मृदा संस्तर का विकास नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखना इस जलोढ़ मिट्टी को कैसे हम बताएंगे। देखो, यहां से निकली थी, नदियां आ रही हैं, अब क्षय पर्दन हो गया, नदियों ने इनको लिया और आगे बहती चली गई, ठीक है। आगे क्या हो गया? बहती चली गई, ठीक है। देखो, हिमालय रीजन से आया, तो जब ये बह के आएंगी तो जो पहले इनके भारी भारी कण है वो ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो भारी लोग यहीं रुक गए, तो बड़े बड़े कण थे वो क्या हो गए? वहीं रुक गए। तो ये भाबर सबसे पहले आपको पड़ेगा, भाबर, जिसमें हिमालय या जो शिवालिक श्रेणी है उसके जस्ट नीचे, उसके गिरिपद में आपको जो बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, जहां पर जो आपको मिट्टी ऐसे देखने को नहीं मिलेगी, बारीक मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी, ये क्षेत्र होता है भाबर, ठीक है। तो लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा? ये भाबर देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में। फिर आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है? थोड़ा सा दलदली क्षेत्र होता है ये, क्यों? क्योंकि आपका पानी भी है और मिट्टी भी है, दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे भी कण मोटे मोटे हैं। यहाँ पर क्या होता है? इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, मतलब नदियां नीचे चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, मतलब ऊपर ऊपर सिर्फ आपको वो बड़े बड़े पत्थर ही दिख रहे होते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में देखने को आपको ये भाबर और तराई क्षेत्र में आपको नदियों का पानी कम देखने को मिलेगा और ये बड़े बड़े पत्थर वाला एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है खादर। खादर क्षेत्र वो होता है जो थोड़ा सा हाइटेड होता है ना। अब क्या हो गया? तराई के आगे चलेंगे, तराई के जैसे नीचे उतरेंगे तो अब आपकी मिट्टी आपको दिखना चालू हो जाएगी एकदम बारीक फॉर्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊंचा वाला क्षेत्र होता है, खादर थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र हो, सॉरी बांगर, बांगर कैसा होता है? थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। नदियां बह रही हैं, अब नदियां भाई मैदानी भाग में आ गई, मैदानी भाग में आ गई तो नदी में अब क्या आएगी? बाढ़ आएगी। तो जब बाढ़ आ रही है तो अवसाद भी आएंगे, लेकिन ये बांगर क्षेत्र चूंकि हाइटेड था, थोड़ा ऊंचा उठा क्षेत्र था, तो बाढ़ का पानी इस खादर में ही रहता है, बांगर तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। मतलब बांगर पुरानी मिट्टी का क्षेत्र होता है, ठीक है। देखो, हर साल मिट्टी में खाद डालते हैं कि नहीं डालते? हर साल बाढ़ भी आती है, मतलब हर साल क्या होता है? खादर मिट्टी का नवीनीकरण हो जाता है। ऐसे याद रखेंगे, खाद हर साल डाल रहे हैं तो खादर आपकी नई मिट्टी है, बांगर पुरानी मिट्टी, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर वाला क्षेत्र बांगर मिल जाएगा, जो निचला क्षेत्र है जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने वाली है, क्षेत्र क्या हो जाएगा? आपका खादर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? अरे आ गया, हो गया समझ? नहीं आया तो आप लोग पूछ लेना, क्या समझ में आपको नहीं आ रहा, आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब सुनेंगे मृदा में हमें क्या क्या चाहिए होता है, मृदा किन किन से मिलकर बनी है, क्या क्या चीजें मिट्टी के लिए जरूरी, ठीक है जी। चलिए देखो, प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में क्या क्या चाहिए? नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कितने की? 18 पोषक तत्व चाहिए होते। देखें इनमें, अब इन 18 को भी हमने 3 भागों में बांट दिया, देखना 18 को भी हमने क्या कर दिया? 3 भागों में बांट देंगे हम। देखें, पहला होता है
वृहद मात्रा में, है ना, वृहद मात्रा में, या इन्हें हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। क्या कहते हैं? मुख्य पोषक तत्व। ठीक है। दूसरा आता है आपका गौण पोषक तत्व या निम्न मात्रा वाले पोषक तत्व वाले पोषक तत्व। तीसरा होता है सूक्ष्म जीव। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव होते हैं, पहला होता है वृहद या मुख्य पोषक तत्व, दूसरा होता है आपका दूसरा क्या हो गया? गौण पोषक तत्व, और तीसरा हो गया सूक्ष्म जीव। ठीक है। चलो समझो क्या है ये। आपने देखा होगा जिनके यहाँ भी कृषि होती होगी, वो हर साल मिट्टी में कुछ पोषक तत्व ऐड करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो पाए ना। अब फसल अच्छी हो पाए, अब आप लोगों ने कभी बहुत ध्यान से देखा हो तो अधिकतर उर्वरकों में नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इस तरीके के क्या आते हैं? उर्वरक आते। ठीक है। नाइट्राइट के बाद आपने इन लोग इनमें वो देखा होगा पोटाश वाले, फास्फोरस वाले। ठीक है। तो देखना इन पोषक तत्वों को कैसे बांटा गया है, कैसे जरूरी, कितने पोषक तत्व जरूरी होते हैं। तो तीन भागों में हमें से हमने बांटा, वृहद, गौण या सूक्ष्म जीव। इसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, नोट कर लेना इनको, और तृतीयक पोषक तत्व। ठीक है। तृतीयक पोषक तत्व। जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, इनमें शामिल होता है एनपीके और सीएचओ। क्या? एनपीके और सीएचओ। एनपीके फॉर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम फॉर पी, सॉरी पोटेशियम फॉर के, पी फॉर फास्फोरस का रासायनिक सिंबल है। तो हम अगर बात करें एनपीके की, एनपीके वो चीज है जो हर मिट्टी के लिए जरूरी होता है, लेकिन भारत की मिट्टियों में की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो प्राथमिक रूप से चाहिए था ना, भारत के अधिकांश मिट्टियों में एनपीके की कमी है। सबसे बड़ी विडंबना है। और मिट्टी में क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, सीएचओ चाहिए होता है। ठीक है। आगे देखें द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व में आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर गंधक की जरूरत होती है द्वितीयक पोषक तत्व में। तृतीयक में आता है आपका मैग्नीज, ठीक है, आयरन, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट। ठीक है। इनकी जरूरत आपकी होती इसमें मिट्टी। ठीक है। क्लियर वाली बात होगी। अब देखो, किसी मिट्टी में बहुत ज्यादा मैग्नीशियम मिल जाए, बहुत ज्यादा कैल्शियम मिल जाए, चूना ज्यादा मिल जाए, तो किसी भी जो कम मात्रा में चाहिए था और अगर वो ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो कई मेथड्स द्वारा इनको बैलेंस किया जाता है। इसी के साथ साथ जैसी मिट्टी होती है उसमें उस प्रकार की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। ठीक है। चलें आगे। चलो अब देखो किसका क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट आता है भाई। किस हमारे खनिज पदार्थ का क्या काम है? देखो सबसे पहले हम जो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, किसी पौधों की वृद्धि के लिए एवं प्रोटीन के लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन किस किस के लिए चाहिए? प्रोटीन और, देखो प्रोटीन और नाइट्रोजन है ना, साथ साथ में है, और वृद्धि। ठीक। प्रोटीन का काम ही होता है वृद्धि कराना। ठीक है। फास्फोरस देखें, फास्फोरस क्यों चाहिए होता है? जड़ों का विकास करने के लिए, और ऊर्जा संग्रहण, जो ऊर्जा उन्होंने उत्सर्जित की है संग्रहित करने के लिए, और जड़ों का विकास करने के लिए। ठीक है।
और शीघ्र फल पकाने के लिए भी फास्फोरस की जरूरत है। अब देख लेना आप, अगर आपके यहाँ कभी कृषि होती हो तो कौन कौन से उर्वरक मिट्टी में डालते हैं, तो नहीं होता वही डाला जाता है, इसलिए अधिकांशतः उर्वरकों में ये वाले आपके क्या आते हैं, आते। ठीक है। नेक्स्ट देखें, पोटेशियम। पोटेशियम फॉर के, ये होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। भाई किसी भी परिस्थिति में पौधों को कीड़े या और भी कोई रोग परेशान ना करे, ये पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, जिसका क्या है, के से डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, कोशिका संरचना एवं विभाजन। कोशिका संरचना, पौधों की जो पादप कोशिका होती हैं की संरचना के लिए, विभाजन के लिए और पानी का उचित अवशोषण करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की। क्योंकि आपको मालूम है चूना पानी सोख लेता है, तो कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है, मतलब जिस मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा होगा, चूना की मात्रा ज्यादा होगी, डेफिनेटली वो मिट्टी क्या सोखेगी, पानी को ज्यादा एब्जॉर्व करेगी। समझ में आया, रिलेट करना चीजों को। लोहा, आयरन, आयरन जरूरी होता है पौधों में, मिट्टी में श्वसन एवं क्लोरोफिल के उत्पादन में, श्वसन एवं क्लोरोफिल के उत्पादन में। ठीक है। आगे हम बात करें कोबाल्ट। कोबाल्ट जो आपका तीसरा वाला तत्व था, कोबाल्ट का प्रयोग होता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। किसके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दलहनी पौधे नाइट्रोजन को जो अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। सोडियम, सोडियम की जरूरत क्यों होती है पौधों को, मनुष्यों को सोडियम की जरूरत होती है स्मरण शक्ति के लिए। अगर आप सोडियम खाना बंद कर दें, धीरे धीरे आपकी याददाश्त कम होने लगेगी। यही कारण होता है कि जब बुजुर्ग अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जिन लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, तो उन्हें सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, उनके शरीर में सोडियम कम हो जाता है, उन्हें सोडियम के कैप्सूल खिलाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया मनुष्यों में। पौधों में सोडियम का काम करता है सूखा प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, मतलब पौधे सूखे से क्या, अगर सूखा पड़ जाए या पानी कम हो जाए तो खराब ना हो, सूखा प्रतिरोधक बनाने के लिए। और स्टोमेटा खोलने में, स्टोमेटा खोलने मतलब जो रंध्र होते हैं, वाष्प रंध्र होते हैं, उनके विकास के लिए, उनको खोलने के लिए किसकी जरूरत होती है, सोडियम की जरूरत होती है। ठीक है। यहाँ पे आपके पोषक तत्व आपको समझ में आ गए होंगे। अब बताओ ये पोषक तत्व हैं, मतलब ये रासायनिक गुण है ना, क्योंकि ये तो केमिकल होते हैं, मतलब केमिकल कंपोनेंट है कि नहीं, कि भाई चूना ज्यादा आया और कोई फलाना गुण ज्यादा। तो ये अलग अलग मृदा में इन पोषक तत्वों की उपस्थिति इनके रासायनिक गुण को दर्शाती। ठीक, चलिए मैं एक बार पी लेती हूँ पानी, आप लोग भी पानी पी लें, फिर अपन पढ़ेंगे लाल पीली। टोटल कितने पोषक तत्व चाहिए, 18। इनमें से आपके 6 हैं मुख्य पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व याद रखना, एनपीके सीएचओ, रट मारो एनपीके सीएचओ। ठीक, ये मुख्य हैं, इसके अलावा और भी सारे हमने देख लिए थे। ठीक है। चलो, लाल पीली मिट्टी को हम देखें, देखिए कुछ इस तरीके की लाल पीली मिट्टी दिखती है। अगर आप छत्तीसगढ़ वाले एरिया में कभी गए हो, छत्तीसगढ़ में आपने इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट वाले एरिया में भी आपको मिलेगी। कैसे बनती है लाल पीली,
भारत की दूसरी मुख्य मृदा है। इसका विकास दक्कन के पठार के पूर्व एवं दक्षिणी भागों में हुआ है। दक्कन का पठार ये रहा, इसके पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में हुआ है आपकी लाल मिट्टी का विकास। देखें, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब रवेदार आग्नेय चट्टानें, स्पेशली ग्रेनाइट और नीस के रूपांतरण से लाल मिट्टी बनी है। कैसे लाल मिट्टी बनी है? किससे? आग्नेय चट्टानें, रवेदार आग्नेय चट्टानें थी, उनके रूपांतरण से है, स्पेशली कम वर्षा वाले क्षेत्र हुआ है। ठीक है, चलो देखो कहाँ कहाँ मिलेंगी ये। पश्चिमी घाट मिल सकती हैं, पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्रों में, मतलब कर्नाटका साइड, थोड़ा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में। ठीक है, मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में, मध्य गंगा के दक्षिणी भाग, मतलब थोड़ा सा यूपी का साउथ वाला। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में का विकास होने के कारण इसे मंडलीय मिट्टी कहते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इधर बीच बीच में हुआ है, इसे मंडलीय मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखना, आपकी लाल पीली है। चलिए, लोहे के ऑक्साइड ने पढ़ा था, मिट्टी में किसकी आयरन मिलता है? लोहा ऑक्साइड, मतलब फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर लाल हो गया है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल हो गया है। साथ ही जब ये फेरिक ऑक्साइड जल योजन करता है, जब जल, मिट्टी में जल भी है, तो जब ये जल से मिल जाता है तब इसका रंग पीला हो जाता है। तो कई जगह मिट्टी आपको लाल रंग की देखने की मिल सकती है और कई जगह पीली देखने को मिल सकती है। तो समझ गए होंगे, लाल फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड पीला कलर जल योजन से। ठीक है, लाल पीली मिट्टी इस कारण बनी है। ध्यान रखना, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ह्यूमस की कमी होती है। कुछ भी तो नहीं है, एनपीके कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, ह्यूमस भी नहीं है। ओके, स्वभाव से कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की? अम्लीय प्रकृति की आपको मिलेगी लाल पीली मिट्टी। ठीक है, ओके, आगे देखें। चलो, महीन कण, बारीक कण मिलेंगे। लाल पीली मिट्टी सामान्यतः उर्वर होती है। अगर महीन कण है, बारीक कण वाली मिट्टी है, तो वो उर्वर होगी, जबकि मोटे कणों वाली मिट्टी अनुर्वर होती। किसी मिट्टी, जो मिट्टी जितनी बारीक, उसमें उतने ज्यादा उर्वरता होगी कि उसकी जलधारण क्षमता हो जाएगी, खनिज अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़े पोषक तत्व भी रुक पाएंगे। मोटी मिट्टी में तो सब नीचे चले जाएंगे, है ना। लाल मृदा, ऊंची भूमियों पर बाजरा, लाल मृदा में जो हाइटेड भूमि है वहां पर बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती की जाती। ठीक है, जबकि निम्न भूमियों में चावल, रागी, तंबाकू की खेती करते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में काफी तंबाकू की खेती की जाती है। लाल मिट्टी का क्षेत्र है। चावल देखें, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आपके बालाघाट में जो चावल होता है वो इस लाल मिट्टी में ही होता है। ठीक है, मतलब चावल, आलू, मूंगफली तरीके से खेती की जाती। क्लियर हो गया लाल मिट्टी? लाल मिट्टी समझ में आ गई आपको। जलोढ़ मिट्टी देख चुके हैं, और हम यहाँ पर कौन सी मिट्टी देख ली हमने? लाल पीली मिट्टी देख। ठीक है, ओके, लाल पीली मिट्टी देख ली। अब जरा मैं फटाफट से आपको रिवीजन करा देती हूँ। हमने मृदा में आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा मिट्टी बनती कैसी है, तो सीधे सिर्फ काम था चट्टानों के अवक्षय अपर्दन एवं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने में आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। कई सारे कारक देखे जो मृदा को प्रभावित करते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। जलवायु, उच्चावच, समय, है ना,
मूल चट्टान। अगर अगर आ जाता है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो मैंने लिखवाए हैं उन्हीं के अंदर आपको एक एक दो दो बातें और लिखनी रही। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, हमने सॉइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदिका के बारे में पढ़ा, कैसे OABCD संस्तर होते हैं। इसके बाद मृदा के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा। 18 जो पोषक तत्व थे उनमें से 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में बांटा गया। प्राथमिक जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने ICAR का क्लासिफिकेशन देखा, जिन्होंने 8 भागों में वृहद और निम्न मात्रा में के आधार पर मिट्टियों को बांटा था। 4 मिट्टी जो ज्यादा मात्रा में है, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और आपकी लेटेराइट मिट्टी, ये आपकी वृहद मात्रा में होती हैं। और जो सूक्ष्म मात्रा में है, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट मृदा और लवणीय मृदा। ठीक है। इसके बाद हमने जो मेन इनको डिटेल में देखा, वो हमने लाल पीली मिट्टी को देख लिया है और जलोढ़ मिट्टी को। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में काली मिट्टी और जो बाकी मृदाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को साथ साथ करते जाइएगा, जिससे आपको पूरी बातें एक एक बार के पढ़ने में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और आगे कंटिन्यू